बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटे बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी 8.3 एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। एक एक लाइन में पढ़ता हूं, देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये बी वाई दे दिया बेटा। यहां लिख देता है तो भी ठीक है, अगर यहां नहीं लिखता तो यहां आपको कहीं ना कहीं दिया मिलेगा। अब देखिए, बी वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 स्मॉल टी, और ये आपका कैपिटल टी। ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हमने वेवलेंथ निकालनी है वेव की और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एनसीईआरटी का बड़े ध्यान से करना है और कॉपी में भी सोल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा, इन टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है सारे इस बुक इस टॉपिक पे, अच्छी तरह कर लेने हैं। अब देखिए, बी वाई दे दिया। अब हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, देखिए ये पढ़ा था ना हमने अभी भी बताता हूं आपको। हमने ये देखा था, देखिए बी वाली इक्वेशन देखिए, बी जेड बी नॉट है ना, बी जेड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग था। तो हमने एक सिंपल इक्वेशन जो हमने हमारे पास देखिए बी, अब बी वाई है ना, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके लॉन्ग है बेटा, वाई के लॉन्ग। मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या कहोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ वाई लिखा है तो अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। मैं पूछूं बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताओ। प्रोपेगेशन का मतलब देखो, ये तो आपका देखो बी है, बी नोट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 × 10⁻⁷ हो जाएंगे बी नोट। कंपेयर कर दिया जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी ना हमारे पास, ये लिख रखा है इसने। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, जो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन है ही नहीं। इसका मतलब किसके लॉन्ग हो जाएगी, ये नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है, क्योंकि के ये माना जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन एक्स के सामने देखो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो कहा किसके लॉन्ग जाएगी, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा तो किसके लॉन्ग जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो एक्स है ना ये, और ये के है, ये के एक्स बन चुका है बेटा, के एक्स है। और ये है ओमेगा टी, ओमेगा ये है आपका टी, यानी कि के की वैल्यू, जो बी नोट की वैल्यू जो मिलेगी हमने यहाँ से बी नोट, तो यहाँ पे जो बी नोट क्या है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, बी नोट की वैल्यू। और इसमें के की वैल्यू क्या है 0.5 × 10⁻3। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 × 10⁻11। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमने वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, इसको कंपेयर करना है, जैसी फॉर्म हो ना उसी फॉर्म से कंपेयर कर दो। ये भी फॉर्म हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी। अब देखो ये फॉर्म कैसी है, बी नोट है, ये के एक्स है, के एक्स वाली सीधी सी हमें, और ये ओमेगा, ये सीधी सिंपल फॉर्म मिल चुकी बेटा में, ओमेगा टी माइनस के एक्स। के की वैल्यू को के सामने बराबर पुट कर दो, ओमेगा को ओमेगा के सामने पुट कर दो। जैसे के की वैल्यू ये थी ना हमारे पास के एक्स, क्योंकि एक्स वाई जेड के मिल साथ ही आपको क्या मिलेगा। ठीक है ना, बस। अब सब सिंपल है, सोल्व कर दीजिए। देखो हमारे पास 2π/λ, यानी 2π/λ होता है हमारे पास, के होता है ना, 2π/λ इज इक्वल टू के होता है। 2π/λ के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 × 10⁻³ है ना, ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। और 2π/t क्या होता है, ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब 2π क्या होता है हमारे पास, ओमेगा। 2π किसके बराबर होता है, ये होता है 2π इज इक्वल टू ओमेगा, होता ना, ये ओमेगा। मैं किसके बराबर 1.5 × 10⁻11 टी। ठीक है, और टी तो हटा ही देंगे, ओमेगा टी ओमेगा के साथ कंपेयर करना है। फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हमने बी नोट निकालना है, बी नोट यानी मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, मैक्सिमम, ये बी नोट है आपका 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है। अब ई नोट इज इक्वल टू सी बी नोट, ये याद करना है, एक फार्मूला होता है आपका, ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी, ई नोट बाई बी नोट बाई सी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी पीक, पीक भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, यानी कि ई नोट बाई बी नोट की जो वैल्यू होती है वो सी के बराबर होती है। ये आपने फार्मूला याद करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू किसके बराबर, सी बी नोट हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू 3×10⁸ इंटू बी नोट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इतने वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यूनिट होती है ना इसको, इतने वोल्ट पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी तो होती है ना, पोटेंशियल बाई लेंथ, यानी कि वोल्ट पर मीटर। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग साइनसॉइडली विद एक्स एंड टाइम, यानी कि एक्स के लॉन्ग मूव करती है वेव आपकी, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि देखो एक्स के लॉन्ग जो वेव मूव करती है, और मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग होगा, आपका जेड के लॉन्ग होगा ना। तो ई जेड हो गया, ई जेड को क्या लिखोगे, ई नोट साइन, वो 2π/λ मैंने बाहर ले रखा था ना बेटा, देखो यहाँ पे 2π/λ बाहर था ना, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए ई जेड ई नोट साइन 2π/T/λ, ठीक है, 2π/λ इंटू ये हो जाएगा ई जेड इज इक्वल टू ई नोट साइन 2πx, 2π/λ था ना, के था ना आपका, के 2π/λ क्या था, के एक्स हो जाएगा, प्लस से 2π/T ओमेगा ओमेगा टी, क्योंकि टू ओमेगा को मैंने चेंज कर दिया और के को भी चेंज कर दिया था, ठीक है। अब 2π/λ की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल टी की वैल्यू पता है, इसको सोल्व कर दिया, अंदर हमने सोल्व कर दिया, तो ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, क्लियर। यानी कि पॉजिटिव में जा रहे हैं बेटे, पॉजिटिव साइन ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव के लॉन्ग जाती है वेव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के लॉन्ग जाती है, क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 8.2 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, किसके अलोंग जाती है, एक्स के अलोंग, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू 6.3 वोल्ट पर मीटर जे कैप। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे अब यहाँ वाई नहीं दिया इसने, इसको हटा के बल्कि यहाँ दे दिया इसको जे कैप करके, इसका मतलब यहां से डायरेक्शन बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो जे कैप है यानी कि अलोंग वाई एक्सिस, कैलकुलेट बी एट दिस पॉइंट, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मूव करती है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, फ्रीक्वेंसी दे मेगा हर्ट्ज, मेगा होता है 10⁶, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पे बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ई दे दिया आपको, यानी कि ई कितना दे दिया, मान लो ई दे रखा है आपको 6.3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और सी आपको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई किसके लॉन्ग होगा बेटे, यहां देखो, यहां से जे कैप था नहीं कि वाई के लॉन्ग होगा, वेव किसके लॉन्ग जाएगी, आपका एक्स दे रखा है, तो बी किसके लॉन्ग होगा, जेड के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, तो बी निकालना है, तो ई बाई सी एक फार्मूला था ना, ई नोट बाई बी नोट, और किसी स्पेस के अंदर वैल्यू दे रखी है, जो ई की वैल्यू दे दी और सी की दे रखी है, तो बी निकल गया, तो बी क्या होगा, यहाँ पे लिखे जैसे वोल्ट पर मीटर है, जे कैप था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी यूनिट थी वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेस्ला होगी ना, तो के कैप, के कैप क्या बताएगा आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो वो जेड के लॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल बेटा बता, तो चलो अभी करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, फ्लक्स वाट पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during 30 minutes. 30 मिनट टाइम स्पेन, नहीं 30 मिनट का टाइम स्पेन करता है, 30 मिनट के बाद पूछा गया है, ठीक है। When no incident light is reflected, लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं हो, यानी कि लाइट कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है, no incident light is reflected. How will your result be modified if the surface is perfectly reflector? अगर वो surface perfect reflector होती तो आप इससे क्या conclusion निकालते, इस रिजल्ट को आप कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे चेंज करोगे। टोटल एनर्जी किसके बराबर है बेटा, आपका टोटल एनर्जी, देखो ये क्या वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लक्स दे रखा है, यानी कि फ्लक्स क्या होता है, पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया, ठीक है। टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस, यानी कि यूनिट एरिया पे कितना फ्लक्स है आपका, यूनिट एरिया पे 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे,
ठीक है। एरिया कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कोई सरफेस दे रखी है आपको, मान लो कोई ये सरफेस है, तो जो लाइट एनर्जी का जो फ्लक्स है, लाइट जो इंसिडेंट होती है इस सरफेस पे, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी होती है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया कितना सरफेस का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस टोटल जो एनर्जी निकालेंगे हम, क्या निकलेंगे यहाँ पे, टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो इस पे क्या हो जाएगा, टोटल जो पावर है बाई एरिया था आपका, वो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो किसके लिए पूछा हमने, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितने मिनट के लिए है, 30 मिनट के लिए है। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा, यानी कि टोटल पावर इनटू टाइम। तो पावर को नाम टाइम होता तो क्या होता है, एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी हो जाए 6.48 इंटू 10⁵ जूल। मोमेंटम आपने जब निकाला था बेटा, क्या था, एनर्जी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट था ना, अपने 7 चैप्टर में क्या था, एनर्जी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये मोमेंटम आ जाएगा। तो फोर्स निकालना सरफेस पे, कितना फोर्स, मोमेंटम बाई टाइम होता है ना, यानी चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। शुरू मोमेंटम कितना था, 0 था, बाद में कितना p है, तो p माइनस 0 बाई टी, टाइम दे रखा आपको, तो फोर्स p बाई टी, यानी कि मोमेंटम निकाल रखा है, टाइम वही था 30 मिनट था ना, तो मिनट के सेकंड बना लिया आपने, इतने न्यूटन। ये कहता करता सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, यानी कि जितनी इंसिडेंट लाइट यहाँ आएगी ना किसी एरिया पर, वही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो इनिशियल मोमेंटम हो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सरफेस जो टकराती है ना, और जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी जितनी लाइट है उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि मोमेंटम भी उतना ही होगा। जो फॉरवर्ड मोमेंटम आपका p है, बैकवर्ड कितना माइनस p होगा ना, क्लियर है इस बात से, कितना होगा माइनस p होगा। तो जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, ठीक है, या इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दिया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, p माइनस माइनस पी। आप ये भी कर सकते थे, p माइनस पी माइनस पी, ये भी कर सकते थे, तो कितना आता -2p, -2p आता। अगर नेट मोमेंटम जो होगा उसका लाइट वेव का, यानी कि फ्लक्स का जो मोमेंटम होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर फॉरवर्ड में ही कितना होगा, फॉरवर्ड में इतना ही होगा, तो पूछा है फोर्स, एवरेज फोर्स निकाल दिया आपने, ठीक है, बस यही निकालना था। तो हमने चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा, तो फोर्स निकालना है। नाउ एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स यहाँ पे कितना होगा 2, और मोमेंटम कितना चेंज होता आपका 2p था ना, तो 2p बाई टाइम, यानी कि टोटल चेंज इन मोमेंटम बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये था आपका। तो दोनों केस में अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, फॉरवर्ड मोमेंटम ही बचेगा। अगर रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो उतनी ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मोमेंटम उसका डबल हो जाएगा, फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन के केस में और एब्जॉर्ब के केस में ध्यान रखना है। अगर साइड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो मोमेंटम वही रहता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है साइड तो मोमेंटम डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे आपके, ये था 8.4, ये था 8.2, और वो था आपका शायद 8.3। एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, इसी चैप्टर का है, 11th क्वेश्चन। Suppose that the electric field part of an electromagnetic wave in vacuum is E is equal to 3.1 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है ये कोस में दे दिया बेटा आपकी, क्यों साइनसॉइडल है बेटा, वो कोस में भी हो सकता है और साइन का वेरिएशन भी हो सकता है, कोस का वेरिएशन भी हो सकता है। ब्रैकेट लगा दी बड़ी बड़ी, 1.8 रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर, y प्लस 5.4 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड इंटू स्मॉल टी, और बड़ी ब्रैकेट लगे आई कैप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ तो नहीं दिया ना, कुछ लिखा नहीं ना, तो यहाँ दे दिया इसने, इससे पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आई कैप था ना, तो एक्स के लॉन्ग, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या होगा एक्स के लॉन्ग। व्हाट इज वेवलेंथ, लैम्डा निकालनी है। अब देखो रेडियन पर मीटर दे रखा है यहाँ पे, अब आपको पता है रेडियन पर मीटर यानी कि 2 पाई, यानी कि रेडियन में होता है, डिवाइड बाय रेडियन, डिवाइड बाय वेवलेंथ मीटर में,
तो क्या के नहीं आता ये 2π/λ, लेकिन रेडियन पर मीटर जो यूनिट से देखकर पता लगाया आपने 2π/λ के बराबर होता है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, देखो के लैम्डा इज इक्वल 2π/k, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k आ जाएगी। व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ निकल गई। फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या होता है ω/2π, यानी कि हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू लिखा था ना आपने, तो ω/2π हो जाएगा ना। अब देखो ओमेगा कैसे पता लगा, कैसे लगा पता, 5.4 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड हम लोग है 2π/t, ये ओमेगा होता है, रेडियन तो ये पर सेकंड। क्लियर हो गया ना, क्लियर, ठीक है। अब हमने बी नोट बताना, बी नोट क्या बेटा, ई नोट बाई सी है। ई नोट क्या, देखो ये ई नोट है 3.1, ठीक है ना, आ जाएगा ये भी। अच्छा ये टेस्ला, ये बना दें नैनो टेस्ला, इसमें 10 की 10⁻6 लेके अलग से निकाल के उसको मेगा आर्ट्स लिख दिया हमने। अच्छा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड करूंगा तो पावर -9 जाएगी डिवाइड करने वाला, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा ये, यानी कि 10.3 और 10⁻9 जो नैनो टेस्ला बन जाएगा आपका। अब हमने क्या करना, व्हाट इज दी, अच्छा ये प्रोपेगेशन पूछता है वाई के लॉन्ग, तो पूछता है प्रोपेगेशन तो वाई के लॉन्ग तो है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव वाई के लॉन्ग नहीं है क्या, क्यों, पॉजिटिव साइन है ना, के एक्स वाला के वाई वाला जो साइन है पॉजिटिव है, तो किसके लॉन्ग, नेगेटिव वाई के लॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव वाई का मतलब है माइनस से जे कैप के लॉन्ग। अब बी इज इक्वल टू बी नॉट कोस, कोस में थी तो इक्वेशन तो कोस में ही लिखनी पड़ेगी, साइन में होती साइन में लिखे, कोस में तो कोस में लिखनी पड़ेगी। तो बी इज इक्वल टू बी नॉट कोस के वाई प्लस ओमेगा टी इंटू के कैप। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है, मोमेंट किसके लॉन्ग है, यानी कि मोशन किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, तो एक बच गया जेड एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड यानी के कैप आ जाएगा आपका। सारी वैल्यू बी नोट वैल्यू निकाल रखी, पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू आपके पास है ही, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपके पास है, क्लियर है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप भूल नहीं सकते, ध्यान रखना है। थैंक यू।